मलबा नीचे आ रहा था वो दो भागों में विभक्त होकर के जो नीचे की तरफ जाने लगा, और जो उस वक्त जो मंदिर में थे वो सभी लोग सुरक्षित बच गए थे। और इस वक्त भीमशिला का दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उसको नमस्कार करते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि जब 2013 की त्रासदी में सब कुछ तहस नहस हो गया, जिस तरह से हमारे संवाददाता नीरज बता रहे थे, यहां पर इस मंदिर के अलावा जितनी भी जो मकान बने हुए थे, जितने भी इकाइयां थीं, जो आसपास के मंदिर थे, जितने भी कुंड थे, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। सिर्फ इस शिला की वजह से ही ये जो ज्योतिर्लिंग है आज हमारे रूप में उसी भव्य और नूतन स्थिति में अवस्थित है। और ये अपने आप में एक बहुत ही उत्तम दृश्य जो दर्शकों के लिए इस वक्त हम लेकर के आए हैं। विशाल। Well, indeed, Ajay, this rock has played a key role, or rather, the prominent role in saving the temple from the flash floods. And that is why the importance of this rock, which is now known as Bhimshila, will stay forever. Along with the temple, the rock will also be revered, will also be worshipped, because this rock has saved not only the temple but also many lives from the flash floods of 2013. And this is, there you see the Prime Minister talking to the people around, taking stock of the situation. Neeraj, you have covered the disaster of the flash floods. So tell us, our viewers, more on that. विशाल, देखो इस समय प्रधानमंत्री शिव उद्यान है जो आने वाले समय में जब द्वितीय चरण का जब कार्य है जब पूरा किया जाएगा, उस समय ये शिव उद्यान अपने कह सकते हैं कि मौलिक रूप में सामने आएगा, क्योंकि यहीं पर ही आदि शंकराचार्य की समाधि है और यहीं आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया गया है। भीमशिला का विशाल हम जिक्र कर रहे थे कि ये भी एक आश्चर्य है कि जब कभी पहाड़ से कोई इस तरह की बाढ़ या इस तरह के जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो बाढ़ के रूप में सामने आते हैं, तो सबसे पहले छोटे पत्थर नीचे की ओर आते हैं। लेकिन ये एक आश्चर्य था कि ये भीमशिला सबसे पहले, बाढ़ से पहले ये यहाँ पर पहुंची और इसने पूरे मंदिर को एक तरह से कवर कर लिया, क्योंकि इसका जो शिला का जो व्यास है वो मंदिर परिसर के जो मेन मंदिर है उसके व्यास से थोड़ा सा बड़ा है। और यही कारण है कि जब बाढ़ के साथ पत्थर आए तो दोनों तरफ से जो बाढ़ है वो डाइवर्ट हो गई और पूरा मंदिर परिसर एक तरह से सुरक्षित हो गया। और इस समय आप दृश्य देखें, प्रधानमंत्री धीरे धीरे जो आदि शंकराचार्य की समाधि है उसकी ओर बढ़ते हुए, और जो प्रधानमंत्री के दाएं और बाएं जो इलाका आपको विशाल दिखाई दे रहा है, यहीं पर शिव उद्यान डेवलप किया जाएगा, जिसमें ग्रीन घास होगी, पत्थर लगाए जाएंगे, लाइटिंग यहाँ पर होगी। तो एक बड़ा ही 2022 में जब ये पूरा होगा तो बहुत ही मनोहर जो दृश्य है वो सामने आएगा। मंदिर के पीछे शिव उद्यान और इसके साथ ही आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल। Well, absolutely, Neeraj, but let me tell you that it is going to be quite a challenging task because the geographical conditions does not allow vegetation to grow. All we see is little grass on the rocks, and it is going to be quite a challenging task for the engineers. But as we have seen, we have witnessed that the Indian science and Indian technology is second to none, and very shortly we will also see the beautiful gardens coming up. There you see Prime Minister entering the Samadhi Sthal, which has been constructed. It is a new construction, and there you see the shlokas written on the walls. Ajay? प्रधानमंत्री मोदी और आदि शंकर का जो संबंध है वो भी अपने आप में अद्भुत है। मुक्त हो जाए, ये दिवाली का त्योहार है। मैं मुख्यमंत्रियों की व्यस्तता समझ सकता हूं, और फिर भी मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूं कि वे समय निकाल करके हमारे साथ बैठे हैं। ये बात सही है
कि मैं डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करना चाहता था, मैं मुख्यमंत्रियों को परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन ये कमिटमेंट है मुख्यमंत्रियों के दिल में भी अपने राज्य को 100% वैक्सीनेशन का जो उनका लक्ष्य है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री भी आज हमारे साथ बैठे और उनकी मौजूदगी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं उनको एक नया विश्वास देगी, नया ताकत देगी और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्रियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसको इतना महत्व दिया और समय निकाल करके वो आज त्योहारों के दिन में भी बैठे हैं। मैं हृदय से सभी मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि आज जो बातें हुई हैं, अब मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी और हमें परिणाम मिलेगा। और मैं बताता हूं जी, आज तक जितनी प्रगति हमने की है वो आप सबकी मेहनत से हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, छोटा मोटा हर मुलाजिम, हमारी आशा वर्कर कितनी मेहनत की है जी। कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्सीनेशन पहुंचाया है। लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है। और इसलिए हमारे यहां तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। साथियों, 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके आजमाए और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नई नई चीजें की है। आपको भी अपने अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके पर और ज्यादा काम करना ही होगा। नया तरीका, नया उत्साह, नई टेक्निक, ये इसमें जान भरती रहेगी। आपको ये भी याद रखना होगा कि देश के जिन राज्यों ने 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा किया है, उनमें भी कई जगहों पर अलग अलग तरह की चुनौतियां रही है। कहीं भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मुश्किल आई तो कहीं साधन संसाधनों की चुनौती रही, लेकिन ये जिले इन चुनौतियों को पार करते ही आगे निकले हैं। वैक्सीनेशन से जुड़ा कई महीने का एक्सपीरियंस हम सबके पास है। हमने बहुत कुछ सीखा है और एक अननोन एनिमी से कैसे लड़ा जा सकता है, ये हमारे छोटे छोटे आशा वर्कर ने भी सीख लिया है। अब आपके माइक्रो स्ट्रेटेजी बताते हुए आगे चलना है। अब हम राज्य का हिसाब, जिले का हिसाब उसको भूल जाए। हम हर गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे। और जहां कहीं भी जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है। जैसा अभी आपसे बातचीत में मैं स्पेशल कैंप लगाने की बात उठी, ये विचार मैं समझता हूं बहुत अच्छा है। अपने जिलों में एक एक गांव, एक एक कस्बे, इसके लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी हो तो वो भी बनाइए। आप क्षेत्र के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। जो टीमें आपने बनाई हो उनमें एक हेल्दी कंपटीशन हो, इसका भी प्रयास हम कर सकते हैं। हमारे जो एनसीसी, एनएसएस के युवा साथी हैं, आप उनकी भी ज्यादा से ज्यादा मदद लीजिए। आप अपने अपने जिलों का क्षेत्रवार टाइम टेबल इसको भी बना सकते हैं, अपने स्थानीय लक्ष्य तय कर सकते हैं। और मैंने तो देखा, मैं लगातार ग्रासरूट लेवल के सरकार के हमारे साथियों को बात करता रहता हूं। मैंने देखा है कि महिला जो हमारी अधिकारी हैं, खास करके वैक्सीनेशन के काम के जुड़ी हुई, वो बड़ी जी जान से जुड़ गई। उन्होंने अच्छे परिणाम दिए हैं। हमारे जो महिला वर्कर्स हैं सरकार में, जितनी हमारी बहनें, इवन पुलिस में भी हमारी जो महिलाएं हैं,
उनको भी कभी 5 दिन 7 दिन के लिए इस काम के लिए ले चलिए। आप देखिए परिणाम बहुत तेजी से मिलेगा। आपके जिले जल्द से जल्द राष्ट्रीय औसत के पास पहुंचे। मैं तो चाहता हूं उससे आगे निकल जाए और इसके लिए हम सबको पूरी ताकत लगा देनी होगी। मुझे पता है कि आपके सामने एक चुनौती अफवाह और लोगों के भ्रम की स्थिति भी है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद ये समस्याएं हमें कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में सामने आएगी। और अभी बातचीत के दौरान भी आप में से कईयों ने इसका जिक्र किया है। इसका एक बड़ा समाधान है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं को भी जोड़ें, उनकी मदद लें, उनके छोटे छोटे वीडियो बनाए 2-2, 3-3 मिनट के और उनके वीडियो पॉपुलर करें। हर घर में उनके धर्मगुरुओं के वीडियो पहुंचे, धर्मगुरु उनको समझाएं। इसके लिए आप प्रयास कीजिए।